Hello and welcome back everyone to chemistry classes. Today in this video I will be starting with question number 33 of GATE 2017 chemistry paper. So question number 13 it says that 33 sorry it says that the angle of orientation of the in degrees of the angular momentum vector with respect to z axis for L is equal to 2 and ml is equal to plus 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। देखिए यहाँ पर ये एंगुलर मोमेंटम की जो ओरिएंटेशन है, जैसे सपोजली ये हमारा z डायरेक्शन है, तो जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है उसकी ओरिएंटेशन, जैसे ये z डायरेक्शन के अराउंड हमारे जो मॉलिक्यूल है उसकी एक एंगुलर मोमेंटम रहता है और ये वेक्टर उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो ये जो वेक्टर है इसकी वैल्यू वो पूछ रहे हैं कि वो क्या एंगल इन डिग्रीज बना रहा है विद z एक्सेस, जबकि जब उन्होंने L और M वैल्यूज गिवन दी हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास कि cos थीटा इज द एंगल विच इट मेक्स, S डिपेंड्स ऑन ML वैल्यू एंड द L वैल्यू, लाइक दिस। सिंपल फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि M और L वैल्यू दिए जाने पर हम ये एंगल विद रिस्पेक्ट टू विद z एक्सिस निकाल सकते हैं। तो जैसे ये एंगल वही बताया कि ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, इसका z एक्सिस के थ्रू एक एंगल है और यही एंगल हम कैलकुलेट करेंगे। तो m वैल्यू गिवन है, l वैल्यू गिवन है, जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज। तो क्या है cos थीटा प्लस 2, ओके, स्क्वायर रूट, and that is L is also 2, so 2 into 2 plus 1, okay। So अगर मैं इसको करूं तो that will be square root of 2 by 3, so cos of theta will be this and theta will be cos inverse of square root of 2 by 3। तो अब एक चीज इस क्वेश्चन में जब आप करेंगे तो एक चीज ये चीज ध्यान रखना कि आप इसे अलग अलग, जैसे सपोज 2 by 3 आपने किया तो उसकी जो वैल्यू है वो 0.66667 है, तो डोंट टेक इट 0.66, लेट इट बी 0.6667 एंड देन टेक स्क्वायर रूट, सीधे उसी वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लीजिए। डोंट ट्राई टू नेग्लिफाई, मतलब उसको कम करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आप कम करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा कि जो एंगल है वो आपसे वेरी करना शुरू हो जाएगा। तो कीप इट एज इट इज। अगर 2 by 3 आपके वैल्यू 0.6666 जो भी जितने भी आपके नंबर ऑफ 6 आए हैं उसको कंटिन्यू रखें, उसी का आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, मतलब डोंट कीप इट 0.67, अदरवाइज योर वैल्यू विल चेंज। तो ये एक चीज है जो इस क्वेश्चन में आपको इफेक्ट कर सकती है। तो रेज़ टू द पावर 0.5, तो जो वैल्यू है जैसे 8.81649 है, इसी का आप कॉस इनवर्स लीजिए इंस्टेड ऑफ 0.8164 का, मतलब जितनी पूरी वैल्यू है सभी का आप कॉस इनवर्स लीजिए, ठीक है। तो इसका अगर मैं कॉस इनवर्स लूंगा तो व्हाट विल कम इज 6496। सो इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 35.26 डिग्रीज। सो दिस इज द आंसर। तो 35.26 डिग्रीज इज द आंसर फॉर 30th क्वेश्चन नंबर। तो ये चीज नोट करना है यहाँ पर कि हमें 2 by 3 को वो नहीं मतलब केवल 0.67 लिख के उसका स्क्वायर रूट नहीं लेना है, क्योंकि दैट विल इफेक्ट द एंगल। और अगर एंगल इफेक्ट करे, कभी कभी क्या होता है कि रेंज जो है वो काफी ब्रॉड नहीं होती है, काफी नैरो रेंज दी होती है, तो मे बी यू विल स्किप द रेंज, and if you skip the range you will miss your 2 number even if you know the answer, even if you knew the formula, but still just by some calculation, this is not a calculation mistake but this is an approximation mistake, don't approximate it, okay। एंड इसके लिए नहीं, हर क्वेश्चन के लिए आप ट्राई कीजिए कि अप्रोक्सीमेट मत कीजिए, जो आंसर आ रहा है उसी का फर्दर कैलकुलेशंस कीजिए इंस्टेड ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग इट और पुटिंग इट टू सम डेसिमल पॉइंट्स, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 34 जो है अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। द गिब्सन एनर्जी ऑफ मिक्सिंग पूछा है। 1 मोल हीलियम है, 2 मोल्स ऑफ आर्गन है और 3 मोल्स है नियोन का, ठीक है। दे आर इनर्ट गैसेस, दे वोंट रिएक्ट एंड मिक्स एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, अज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी मिक्स बाय आरटी।
तो हमें पता है कि जो डीजी मिक्स है दैट इज आरटी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल, फिर यहां आएगा एक्स ए का लॉग नेचुरल एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स इज द मोल फ्रैक्शन प्लस लॉग नेचुरल सी। ओके, अब यहाँ पर ये चीज देखना है कि नेगेटिव साइन आएगा ही नहीं, ये हमको इस चीज से पता चल जाएगा क्योंकि डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसका डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर लॉग नेचुरल देखेंगे तो जो मोल फ्रैक्शंस हैं दैट दे विल बी ऑलवेज लेस देन 1, तो क्योंकि अब मोल फ्रैक्शंस ऑलवेज लेस देन 1 होंगी तो अगर हम इनका लॉग नेचुरल लेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर नेगेटिव साइन इसकी कंट्रीब्यूशन से आएगा, सो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगाना क्योंकि डेल्टा जी मिक्स खुद नेगेटिव होता है। इसको नेगेटिव कौन बना रहा है? मोल फ्रैक्शन, लॉग नेचुरल मोल फ्रैक्शन नेगेटिव बनाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ये चीज भी हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, हमको निकालना है डेल्टा जी मिक्स बाय आरटी। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 1 + 2 + 3 दैट इज 6 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस विल बी 1/6 log natural 1/6 plus 2/6 log natural 2/6 plus 3/6 log natural 3/6. Okay, so what this will give us log natural 1/6 plus 2 log natural 2/6 plus 3 log natural 3/6. Okay, so calculating out what values they will give us. अगर हम log natural 1/6 करें तो दिस विल बी -1.791 प्लस अगर हम log natural 2/6 करें तो दैट विल बी into 2 करना है इसको, दिस विल गिव अस -2.197 प्लस 3 into log natural हमें 3/6 का करना है तो 3/6 का log natural into 3, so this will give us -2.079. okay, and we have to add these things together, so what this will contribute to is 1.791 minus 2.197, so this will give us 6.0 minus 6.067 and it is written to give the answer in 2 decimal places, so it will be -6.06. okay, so yeah, 6.07 also you can write, so this will be the answer for this question. बस इसमें यही चीज नोट करनी है कि नेगेटिव साइन कहां पर है, ये चीज देखना है और इसको आंसर को हमको नेगेटिव में रिपोर्ट करना है। ओके, बिकॉज वी आर गेटिंग नेगेटिव, डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव होता है, ये चीज पता होनी चाहिए, देन वी कैन कंफर्म that our answer should be written in negative. Okay, 35th question अगर हम देखें तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि जो साई गिवन है that is some contribution, उसको कोई फॉर्मूला दिया है, and represents a normalized molecular orbital constructed from 2 different atomic orbitals phi and phi 2 and they both are orthonormal to each other and we have to calculate the value of C and it is written that given this is normalized. अब क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड है इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है इन द होल यूनिवर्स माइनस नेगेटिव से नेगेटिव दैट विल बी 1. ओके, सो व्हाट डज दैट मीन इज वी हैव टू टेक द कॉन्जुगेट, बट यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी फंक्शन नहीं है इसलिए कॉन्जुगेट भी साई के बराबर ही रहेगा एंड व्हाट वी विल गेट इज C phi1 minus 1/√3 phi 2 C phi1 minus 1/√3 phi 2. ओके, एंड इसका जो इंटीग्रेशन रहेगा वो इन द यूनिवर्स, ठीक है, सो दैट विल व्हाट दैट विल कम आउट टू बी, दैट विल बी इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ रहेगा तो -C² phi1 दिस है माइनस दिस का मल्टीप्लीकेशन विद दिस तो C 1/√3 phi1 phi 2
Okay, and again this will come because we have to multiply this with this, so this will be 2 again, and then we have to multiply this with this, so this will give us positive, and again माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 1/3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 1/√3 का मल्टीप्लीकेशन 1/3 एंड 5 2 का स्क्वायर 5, दैट इज इक्वल टू 1. ओके, this what they have given is 5 is it is orthonormal to each other, that means 5/1 into 5/2 का contribution जो होगा that will be 0 क्योंकि orthonormal है, और 5/1 into 5/1 will be 1, 5/2 into square will be 1, so that will give us c square 0 plus 1/3 will be equal to 1. Okay, and c square will be equal to 2/3. तो अगर हमको c निकालना है तो केवल स्क्वायर रूट लेना है 2/3 का, तो स्क्वायर रूट है इट विल बी दिस एंड दिस, एंड वी हैव टू रिपोर्ट द पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, वी कुड रिपोर्ट, अगर c पूछा होता तो हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू रिपोर्ट कर देते, बट दे हैव आस्क्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू, सो वी हैव टू टेक एब्सोल्यूट एंड दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2/3. जस्ट सिंपल नॉर्मलाइजेशन करना है और ज्यादा इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है. वी हैव टू डू द नॉर्मलाइजेशन, वी हैव टू नो व्हाट डज ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेव फंक्शन मीन, एंड जब 5 और 5/1 एक साथ आएंगे तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, उसका जो इंटीग्रल है वो 1 हो जाएगा क्योंकि नॉर्मलाइज्ड है, और अगर 5/1 और 5/2 साथ में आएगा तो वो क्योंकि ऑर्थोगोनल हो जाएंगे तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 हो जाएगा. अब टॉकिंग टू द 36th क्वेश्चन, तो 36th क्वेश्चन में जो फॉस्फरजीन्स हैं उसमें वो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं. फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का जो पाई स्ट्रेंथ है इसकी स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं कि अगर हम x को चेंज करेंगे तो किस तरह से वैरी करेगा. देखिए इसका सिंपल आंसर ये है, जैसे सपोज मेरे पास कोई इथीन है, मेरे पास ये है हाइड्रोजन, ठीक है, और मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ये. ओके, तो अब देखिए क्या है, क्योंकि जो फ्लोराइड है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो इसका मतलब ये है कि जो ये बॉन्ड है जिसके साथ कार्बन फ्लोराइड का जो बॉन्ड है, इसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ एस कैरेक्टर है वो कम है. वेरएस इसका मतलब अगर यहाँ पर एस कैरेक्टर का स्ट्रेंथ का कॉन्ट्रीब्यूशन कम है तो यहाँ पर एस कैरेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा हो जाएगा. और अगर एस कैरेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन इस पाई बॉन्ड में ज्यादा रहेगा तो इट विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू दिस. यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर जो एस कैरेक्टर है इस बॉन्ड में, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में, वो ज्यादा होगा कंपेयर टू द एस कैरेक्टर इन कार्बन फ्लोराइड बॉन्ड. अल्टीमेटली व्हाट दिस विल गिव इज जो सीसी बॉन्ड है इसका जो एस कैरेक्टर है, परसेंटेज एस कैरेक्टर है, दैट इज लेसर देन द परसेंटेज एस कैरेक्टर इन सीसी बॉन्ड इन हियर. तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो सीसी बॉन्ड है उसका एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो अल्टीमेटली दैट विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग. तो यही चीज यहाँ पर भी पूछ रहे हैं कि फॉस्फोरस नाइट सेम केस है कि अगर फॉस्फोरस के ऊपर Cl लगाए या F लगाए तो कंट्रीब्यूशन इस स्ट्रेंथ का जो इस बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो किस तरह से वेरी करेगा विद नाइट्रोजन. सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी हमको लगाना है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा वो इनहेंस करेगा इस पाई बॉन्ड को, तो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को. ठीक है, तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे ही इसका आंसर आएगा. तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दैट विल मेक द बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग. सो टॉकिंग ऑफ दिस, द स्ट्रेंथ ऑफ पी एन पाई बॉन्ड वेरीज विद एक्स, सो अल्टीमेटली दिस आंसर विल बी in terms of electronegativity. Okay, so fluoride will contribute more towards the S character of phosphorus and nitrogen bond, and hence the pi bond of that the pi character of that bond, the pi strength of that pi bond will increase. So this is the answer. Simple question है. 37th question जो है वो मेटल पॉलीहाइड्रल स्केलेटा है. इसमें पुनीत ने ऑलरेडी गेट 2016 में, उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑलरेडी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, सिमिलर क्वेश्चन को डिस्कस किया है जिसमें उसने बहुत कंसेप्चुअली इसको एक्सप्लेन किया है. तो सेम कंसेप्ट को हम यूज करेंगे इसमें. यहां पर देखिए क्या है, C2B10H10. ओके, तो यहां पर हमें क्या करना है कि देखिए जो Me है इट इज एक्टिंग एज अ साइड
हाइड्रोजन ओनली है। इस भले CH3 है, बट दिस इज एक्टिंग एज हाइड्रोजन, इट इज एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट, इट इज नॉट एक्टिंग एज अ वर्टेक्स। ये वर्टेक्स नहीं है, ये सबस्ट्रेट की तरह एडेड है, तो इसमें हमको वर्टेक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करना है, इसका कंट्रीब्यूशन हाइड्रोजन की तरह होगा। ठीक है, तो दैट इज गिविंग, अगर मैं आइसोलोबल मान के चलूं, कार्बन को BH के आइसोलोबल मान के चलूं, और ये आएगा B10H10, तो what this will give is B2, so this will ultimately give us B12, H2, H4 and H, so this will give us H14, so that is B12, H12, 2 minus. So whenever we are having Bn HN2 minus, that is closo, और जब Bn HN4 माइनस रहेगा तो वो जाएगा नीडो। ठीक है, तो अब क्योंकि ये Bn HN2 माइनस है, तो दैट मीन्स इट इज गिविंग अस क्लोजो। ओके, तो ये क्लोजो स्ट्रक्चर है। अब हमको देखना है कि इसका शेप क्या है। अब शेप में क्लोजो में एक है आइकोसाहेड्रा और एक है डोडेकाहेड्रा। देखिए इसमें जो वर्टेक्स है, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स इज 12, तो इट विल गिव अस आइकोसाहेड्रा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखिए डी ऑप्शन में क्लोजो वाले ही है, पर वो डोडेकाहेड्रन है। डोडेकाहेड्रन में जो वर्टेक्स होती हैं वो होती है 20। ओके, बट क्योंकि हमारे वर्टेक्स 12 है एंड दैट करस्पॉन्ड्स टू आइकोसाहेड्रा, क्लोजो है, इसलिए क्लोजो में विद 12 वर्टेक्स विल बी हैविंग आइकोसाहेड्रा। डोडेकाहेड्रा इसलिए नहीं क्योंकि वर्टेक्स उसके लिए 20 रिक्वायर्ड है। ओके, सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन विच इज बी। और अगर आप गेट 2016 जिसमें पुनीत ने एक्सप्लेन किया है, तो उसमें उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट यूजिंग फॉर्मूला ऑल्सो। सो जंपिंग टू क्वेश्चन नंबर 38। देखिए अभी जो ये क्वेश्चन जितने भी हमने करे हैं, दिस इज ऑल न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जल्दी जल्दी सम अप हो जाते हैं अगर आपको केवल उसका फॉर्मूला पता है तो डेल्टा O in is the octahedral splitting energy and P is the electron pairing energy. The crystal field stabilization energy उन्होंने पूछी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का जो कंट्रीब्यूशन है CO2 प्लस जो है दैट इज D7। ओके, और अगर D7 को मैं d ऑर्बिटल में ड्रॉ करूं 7। ओके, अब जब ये स्प्लिट होगा in presence of octahedral field ligand, तो ये किस तरह से स्प्लिट होगा, क्योंकि नाइट्रोजन अमोनिया गिवन है और कोबाल्ट का जो चार्ज है वो 2+ है, तो दैट विल एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो इसलिए पेयरिंग नहीं होगी केवल यहां पर। अब यहां पर देखिए जो हमारे पास विदाउट स्प्लिटिंग जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन था उसमें दो ही पेयर थे और यहां पर भी 2 ही पेयर है। इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग एनर्जी हमको रिक्वायर की जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए यहां पर पेयरिंग एनर्जी का कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब हमें जो कंट्रीब्यूशन देखना है वो देखना है कि व्हाट इज द CFAC का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये टोटल डेलो है। ओके, और ये कंट्रीब्यूट करेंगे -0.4 एंड दिस विल कंट्रीब्यूट +0.6। ओके, अब 5 जो है वो तो सीधे सीधे माइनस अप हो जाएंगे क्योंकि दे आर कैंसिलिंग ईच अदर। 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6, तो पहले 5 तो गए, बाकी 2 हमको देखने हैं एंड दे आर इन 0.4 0.4, so they are contributing -0.8 डेलो। एंड सिंस द पेयरिंग एनर्जी की जो बात है, क्योंकि इसमें पेयरिंग वाले भी ऑप्शन है, पेयर्ड ऑलरेडी 2 थे और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होने के बाद भी 2 ही है, इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग एनर्जी हमको नहीं देनी पड़ी, जो ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व थी वही है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा पेयरिंग एनर्जी नहीं है, तो इसका आंसर केवल -0.8 डेलो रहेगा, ना कि -0.8 डेलो प्लस 2p। वी कैन कंफ्यूज इट विद ऑप्शन नंबर ए, जहां पर उन्होंने 2p भी लिखा है, बट 2p नहीं आएगा क्योंकि जो हमको एक्स्ट्रा पेयरिंग एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी है, ऑलरेडी पेयर है। ओके, सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। टॉकिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है,
तो 30, ठीक है, अगर हम 39th क्वेश्चन की बात करें तो 39th क्वेश्चन में दे आर आस्किंग द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस वेरी विद एल इन द ऑर्डर. सो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव गिवन अ कॉम्प्लेक्स और एल लिगेंड मेंशन है और उसमें क्या किया है इन्होंने, जैसे ये एल लिगेंड है एंड दिस इज क्लोराइड, बाकी ये, और इन्होंने अपना पेरिडीन ऐड करके यहाँ पर क्लोराइड को रिमूव किया है. तो अल्टीमेटली जो ये वाले लिगेंड है इसकी कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ट्रांस इफेक्ट है, तो ये पूछ रहे हैं कि ये अगर ये लिगेंड चेंज करेंगे तो रेट में क्या फर्क पड़ेगा. तो दिस इज ट्रूली अ क्वेश्चन ऑफ ट्रांस इफेक्ट. अगर आपको ट्रांस इफेक्ट पता है तो यू कैन डू इट. सो व्हाट हैपेंस इज इन ट्रांस इफेक्ट में क्या है कि सबसे पहले सपोजिटली एल की जगह होता CO या CN, तो तब रेट सबसे ज्यादा होता. ठीक है, दे आर हैविंग वेरी हाई ट्रांस इफेक्ट. देन हमारे पास इथाइल अगर है वो आ रहता. देन हमारे पास अगर ये आपको याद करनी पड़ेगी सीरीज, फॉस्फीन. देन हमारे पास जो हमारा रहता है वो रहता है हाइड्राइड, देन मिथाइल और हमारा पीएच माइनस. और देन नेक्स्ट थिंग जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि COCN पता होना चाहिए आपको, हाइड्राइड और CH3 की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू PR3 ये पता होना चाहिए. देन फिनाइल की पोजीशन पता होना चाहिए. देन हमको पता होना चाहिए कि जितने भी हैलाइड्स हैं उनकी पोजीशन कहां आती है. तो हैलाइड्स आएंगे यहां पर. पहले आयोडाइड, यानी कि आयोडाइड विल हैव अ मोर ट्रांस इफेक्ट देन ब्रोमाइड एंड देन क्लोराइड. ओके, इनके बाद आएगा अमोनिया, OH एंड वाटर. ठीक है, तो दिस इज अ सीरीज, ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इसका कोई एक्सप्लेनेशन आप मतलब इसका एविडेंस जरूर है, एक्सप्लेनेशन जरूर है, बट ये याद करने के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो यू हैव टू लर्न दिस. अगर आपको ये याद है तो दैट क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी टू यू. क्या चीज, एक चीज ये भी देखनी है कि जिसमें जो कंट्रीब्यूशन है हैलाइड्स का वो इस तरह से है कि आयोडाइड फर्स्ट आता है. तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैलाइड्स का कंट्रीब्यूशन भी ट्रांस इफेक्ट में आपको पता होना चाहिए. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है CH3 माइनस, ओके फाइन, देन Cl माइनस, ओके फाइन, बट अगेन PH माइनस और H माइनस लास्ट में है, अगेन रॉन्ग. B में भी Cl माइनस फर्स्ट में रख दिया है, C में ठीक है PH फर्स्ट है, बट हाइड्राइड को लास्ट थर्ड में रखा है. हाइड्राइड हैज टू बी फर्स्ट. सो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो हो जाएगा D, जिसमें हाइड्राइड है, देन CH3 माइनस, PH माइनस एंड देन क्लोराइड. तो ये चीज आपको पता होना चाहिए ट्रांस इफेक्ट. इफ यू नो दिस यू कैन डू दिस क्वेश्चन इजीली. अब टॉकिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 में जो कंट्रीब्यूशन है, अब देखिए ये इट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. द प्रोडक्ट फॉर्म, अब इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स दिया है मैंगनीज का, ओके, और अब ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं 13C वाला कार्बन मोनोऑक्साइड लेता हूं तो इसका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा. ठीक है, देखिए ये दिस इज अ रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड माइग्रेटरी इंसर्शन. और माइग्रेटरी इंसर्शन क्या होता है, जो सिस प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये हैं, ये तो आपस में सिस हैं, CH3 cis 2 एवरीबडी. तो व्हाट कैन हैपन इज दिस CO विल इंसर्ट इटसेल्फ बिटवीन MC बॉन्ड एंड देन द अदर CO कैन कम एंड ज्वाइन. देखिए अभी जो अगर इसका अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट निकालें, 7 प्लस 2 9 प्लस 2 11 प्लस 2 13 प्लस 2 15 प्लस 1 16. ओके, एंड अगेन देयर इज वन मोर CO. सो आई हैव डन रॉन्ग. ये एक्चुअली CO5 है. ठीक है, 16 और प्लस 2 अगर आप करेंगे तो यू विल गेट 18. ओके, तो दिस इज अ 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशी. इसमें अगर आप फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे तो वो अनस्टेबल रहेगा, वो इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो उसको एटलीस्ट एक साइड चाहिए कि वो इसको एक्सेप्ट करे. तो वो क्या करेगा कि पहले इंसर्ट करेगा अपने सिस वाले CO को, इस वाले CO को इंसर्ट नहीं करेगा, इन COs को इंसर्ट करेगा MC बॉन्ड्स में, और फिर फर्दर जो हमारे पास वैकेंट स्पेस बचेगा वहां पर वो यहां पर उसको ऐड करेगा. ठीक है, तो क्या होगा, ओके,
and then we are getting a vacant space. This is contributing, this has become now a 16 electron species. 7 plus 2 9 plus 2 11 plus 2 13 plus 2 15 plus 1 16, and hence a further CO can be added. तो ये CO जो है 13 CO वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा. अब देखिए, अगर जो ऑप्शंस अगर आप देखें, एक ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है कि उन्होंने सीधे हमारे CO को यहाँ पर इंसर्ट करा दिया. यहाँ पर वो सीधे इंसर्ट नहीं होगा, पहले तो इसके पास एक साइट रहनी चाहिए जहां पर वो ऐड होगा. ठीक है, तो पहले खुद का ही CO यहाँ पर ऐड होगा. अगर आप सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन को देखें तो उसमें कोई चेंज नहीं है, उन्होंने केवल इंसर्ट तो करवाया पर 13C नहीं लिखा है उसमें. ओके, देन अगर आप सी ऑप्शन को देखें जिसमें CO को माइग्रेट कराया है और देन 13CO अलग से है, तो सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट. अगर आप डी ऑप्शन को भी देखें तो उन्होंने क्या किया है कि एक तो CO यहाँ पर डाला है एंड देन CO जो है वो यहाँ पर भी ऐड किया, इंसर्ट यहाँ पर भी किया, विच इज अगेन रॉन्ग. और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि क्या ये CO का माइग्रेशन है या CS3 का माइग्रेशन होता है. ओके, टॉकिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 41, तो फॉर द फॉलोइंग एल्कीन्स 1 2 3 द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन यूजिंग विल्किंसन्स कैटलिस्ट. तो विल्किंसन्स कैटलिस्ट को यूज करके हाउ वी कैन डू इज द रेट. सो विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो एक होमोजीनियस कैटलिस्ट है, वो डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, और सिस हाइड्रोजनेशन करता है. अगर आप देखो तो विल्किंसन कैटलिस्ट में ऑर्गेनोमेटालिक्स में अगर आपने ध्यान दिया है तो क्या होगा कि जो भी खाली साइड से स्टेरिक हिंड्रेंस अगर जहां पर कम है वहां पर वो अच्छे से हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर सकता है, अच्छे से हाइड्रोजनेशन कर सकता है. तो दिस इज R. तो अगर सपोज ये है तो बहुत इफेक्टिवली इस पे जाएगा. देन अगर ये है मतलब केवल ये बॉन्ड है, अगेन इस पे जाएगा. देन जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा वो अपना कंट्रीब्यूशन कम, मतलब उसका जो रेट है वो कम हो जाएगा. जैसे अगर सपोजिटली ये भी है तो इसमें जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो वो भी उसका जो रेट है वो सबसे कम हो जाएगा. तो स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे हम इसको बता सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस जिसमें ज्यादा रहेगा उसमें जो रेट है हाइड्रोजनेशन का यूजिंग विल्किंसन्स कैटलिस्ट वो कम हो जाएगा. तो अगर हम यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस को फैक्टर मान के चलें तो फर्स्ट जो है इट इज हैविंग ए वेरी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, तो पहले तो वही आएगा. अब सेकंड और थर्ड में देखो तो थर्ड में CS3 लगा हुआ है, मतलब 2 CS3 हैं, 2 मिथाइल ग्रुप हैं और एक साइड पे एक मिथाइल ग्रुप है. और इट्स लाइक दिस. तो इट इज हैविंग अ मोर स्टेरिक हिंड्रेंस देन कंपेयर टू दिस, हेंस उसका जो रेट है वो इससे कम हो जाएगा. तो इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा जिस वे में वो गिवन है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चंस विल बी डूइंग इन नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.